प्रोग्राम में बात करेंगे वजीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, जो साहिवाल में 660 मेगावाट कोल पावर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर रहे थे। तकरीब में खिताब करते हुए वजीर आज़म का कहना था कि मुखालिफिन रुकावटें मेरे कामों में नहीं बल्कि मुल्क की तरक्की में डाल रहे हैं। उसके बाद बात करेंगे वजीर खजाना सेनेटर इसहाक डार की, जिन्होंने आज 2016-2017 की इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। इसहाक डार ने बताया कि पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 5.28% रहा और ये कि ऐसा पिछले 10 सालों में पहली मर्तबा हुआ है। इसके अलावा महंगाई में पिछले साल के मुकाबले में 6% से 4% तक कमी हुई है। वजीर खजाना के मुताबिक पिछले साल एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स के दरमियान अदम तवाजुन बरकरार रहा। और आखिर में कुछ बात करेंगे डॉन अखबार में आज छपी खबर की, जिसमें बताया गया है कि अमेरिकी सेनेट की आर्म्ड फोर्सेस कमेटी में डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह जनरल स्टुअर्ट ने कहा कि भारत क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म रोकने के बहाने पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई कर सकता है। LOC पर हाल ही में होने वाली टेंशन की बात करते हुए जनरल स्टुअर्ट का कहना था कि ऐसे हालात रहे तो दोनों ममालिक में जंग भी हो सकती है। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूँ गुमीने सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606028 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। आपको बताता रहता हूँ कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी बात का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ के चैनल पे आप लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इस वक्त हमारा प्रोग्राम बराह रास्त देख सकते हैं। गुलबीने, आपने तहिया कर रखा है कि आपने टेलीविज़न देखने वालों को ये साबित करके देना है कि कुछ मामलात का मुझे कख पता नहीं होता। मुझे भी आपने जो हेडलाइंस बताई हैं उनमें ज़्यादा वक्त आपने उस इख्तिसादी सर्वे को दिया है। आज की कहानी थी नुसरत साहब, आज ही आई है, हर साल आती है। इम्पोर्टेंट रिवायती तौर पर बजट पेश होने से पहले वज़ीर ख़जाना साहब कुछ आदाद व शुमार पेश करते हैं, जिसका मतलब ये होता है जी कि अभी तक की तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं और कल जब बजट तकरीर होगी तो बताएंगे कि अब कहाँ जाना है और क्या करना है। अभी भी ये अशराफिया जो होती है ना, उसकी अपनी एक ज़ुबान होती है। नहीं नुसरत साहब, इकोनॉमिक्स की अपनी ज़ुबान होती है, अशराफिया की नहीं। नहीं, मैं बताता हूँ, जैसे ठग होते थे ना, उनकी अपनी लिंगो होती है। ठीक। मामार जो होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, हर ट्रेड की अपनी ज़बान होती है, वो उन्हीं से मखसूस होती है। मतलब एक मैकेनिक गाड़ी का हो ना, तो वो अपने छोटे को जो बताता है वो हमें नहीं समझ आता, हमें नहीं आता। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक है। हम तो आखिर में जो वो पैसे मांगते हैं उन्हें दे के आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। वही काम जो अशराफिया भी जो है जो होती है वो उनका होता है। अब एक तो मैंने मईशत पढ़ी नहीं है। सहाफ़ियों के बारे में कहा यह जाता है कि जी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। मैंने कभी इस बारे में हरगिज़ इत्तेफाक नहीं किया, क्योंकि ये दौर ही स्पेशलाइजेशन का। ठीक है, तो सहाफ़ी भी अपने किसी एक चीज़ पे फोकस कर सकते हैं, इसमें तो कोई। तो अब मिसाल के तौर पर आज ही ये जो है मैं देख रहा था, मतलब देखना तो पड़ता है, क्या करें। नहीं पूछेगा नुसरत साहब, मुझे भी नहीं पता। पाकिस्तान की फी कस आमदनी, ठीक, मतलब अब हर शख्स, फी कस का यही मतलब हुआ ना कि हर शख्स, पर एवरेज कितना बड़ा धोखा है कि फी कस $1,629 वो सालाना कमाता है। डॉलर? हाँ, तो साल के तकरीबन मैंने कोई $120 महाना स्प्रेड करके। ठीक। अब आपकी हो सकता है $120 महाना तनख्वाह हो, ठीक, हो सकता है कि मेरी भी ये इनकम हो, लेकिन यही हमारे दोस्त जो ये कैमरों के पीछे पड़े हैं, इन्होंने शायद $100 भी इकट्ठा ना देखा हो। इनकी एवरेज होता है ना, ये एवरेज निकल, तो ये एवरेज के $1,00,000 भी हो सकती है ना, जो आपकी मेरी नहीं। यही तो है ना कि आपने पूरी जो आपकी दानिश में आमदनी है उसको तकसीम किया कुल आबादी पे, नहीं तो ऐसे तो नहीं, और कहा तालियां बढ़ गई। पिछले साल फी कस आमदनी पाकिस्तान का हर शख्स जो है
वो को 1300 कुछ था। अच्छा, और अब 1600 कुछ है। 1600। तो मगर ये भी तो देखे ना कि वो जो फीका जो बढ़ी है वो सबसे जो अमीर लोग हैं उनमें बढ़ी होगी मोस्ट लाइकली। हुआ ये है कि तो अमीर अमीर पर हुआ है, हाँ, गरीब गरीब पर लेकिन हुआ ये है। एवरेज तो ये नहीं बताता और ना, जो नुसरत थोड़ा साहब, बहुत नंबर मुझे मोटा मोटा इल्म है वो ये है कि पाकिस्तान का 60% जो लोग हैं वो $2 से कम पे जिंदा है, यानी कि कोई 250 रुपए से कम, यानी रोज के। अगर रुपीस ना, डॉलर एक तो ये भी एक गलत तासुर है, नुसरत साहब लोग डॉलर में तो रोज के 60% लोग जो हैं उनकी आमदनी कोई 250 रुपए बनती है रोज की। ठीक है, ठीक, ये है हकीकत। लेकिन बहरहाल अब ये सारी बातें जो हैं ये तो स्पेशलाइज की हैं, ये उसमें यानी दानिशवर बैठ के तो तज्जिए करें। मुझे एक पाकिस्तानी के तौर पर पाकिस्तान के मुस्तकबिल को देखते हुए जहन में दो बातों ने जो धचका दिया है जो मैं यानी समझाऊँ मोटा मोटा। एक तो ये है बीबी कि हमारी दरामदात और बरामदात में गैप ह्यूज है, 40% है। यानी अगर हम 100 चीजें मंगवाते हैं तो 40 बेचते हैं, नहीं सॉरी 60 बेचते हैं। हाँ, सही है। अब मेरी दानिश में किसी मुल्क में, या शायद मैं ओल्ड फैशन हूँगा, मुझे नहीं पता होगा, वो ये कि किसी मुल्क की सही मानों में तरक्की का जायजा इस बात से लिया जाता वो है क्या एक्सपोर्ट करते कि वो क्या बना के क्या बेचता है। ठीक, राइट। अच्छा, उसके मुकाबले में ये कहते हैं जी कि खिदमात का शोबा, ये मोबाइल सर्विस, बैंकों वाले, इस किस्म के काम, रेस्टोरेंट, ये भी यानी सारे फिर वो यानी सर्विसेज में आ जाते हैं ना, इंश्योरेंस वाले, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसमें जी बहुत इजाफा हुआ। अब ये कि ठीक है हुआ होगा, तो काफी सालों से हम यही सुन रहे हैं ना, लेकिन ये नहीं हो रहा ना जो असल जो है, असल कमाई लोगों का रोजगार तो इस तरह होगा ना कि आपके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कारखाने लगे, बल्कि जो कारखाने हैं वो अपना पूरा काम करें, उनको गैर मुल्कों से ऑर्डर्स आए हों, वो उन्हें भुगताएं, तो पाकिस्तान को ज़र मुबादला भी आएगा, कमाएंगे और यहाँ रोजगार। हमारे अच्छे अच्छे दोस्त ऐसे ही हमें दे देते हैं पैसे, हमें कुछ बेच के बाहर भेजने की एक ही मरतबा 1.5 अरब दिया ना, और उसके बाद अब भी आएंगे ना, उसके बाद फिर वाकिफ नहीं, वो तो दे दिया ना, वो तो पेश की दे दिया था, उन्हें पता था 4 साल बाद आपसे ये काम करवाना। तो कोई नहीं, अगले इलेक्शन के बाद इसके अलावा इसी से अब जो आपने बात दिलाई है ना, इसी से फिर ये इससे कनेक्टेड है एक हवाले से, क्या कि मैं जो देख रहा था उसमें जो हमारे गैर मुल्कों में काम करने वाले रेमिटेंसेस जिसको हम कहते हैं ना, रेमिटेंसेस, वो जो हमें यानी कि रकूम भेजते हैं उनमें कमी का रुझान बढ़ रहा है। बस ठीक है। अब हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, हमारे यहाँ जो असल जो रकूम आती है वो ये है कि देहातों और कस्बों से जो गरीब आदमी गया हुआ है, जो सऊदी अरब में बेचारा 24-24 घंटे काम करता है, यूएई में काम करता है, खलीजी रियासतों में। अब जैसे मसलन एक दिन मैं बहुत जज्बा ईमानी में मुब्तला रहा कि हमारे साथ क्या किया रियाद में बुला के, साथ ही लेकिन कल ही जैसे मैं तुम्हें डर के कह रहा था कि भाई 9 से 10 अरब डॉलर भी वो बंदा बेचता है बेचारा। सही है। अच्छा, उस बेचारे के पास कोई हक नहीं है। हमारे जो अमेरिका और बरतानिया में बैठे उनके पास तो पूरे हुकूक है ना, उनके पास हुकूक भी बहुत हैं, वो तकरीरें भी बहुत करते हैं। अपने मुल्क की जो आज़ादी है अमेरिका और बरतानिया उनसे पूरा फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इंतज़ार कर रहे हैं किसी मर्द आहम तो लेक्चर आता है ना जो आए और ठीक करते हैं। असल जो मेरा ख्याल है जो कॉन्ट्रीब्यूटर है वो है तुम्हारा कोहाट, खारियां, गुजरात, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यहाँ से गए हुए बेचारे मजदूर, ड्राइवर, पसीना बहा के, किसी ने बहन की शादी करनी है, माँ का करना है, स्कूल के बच्चों को करवाना है, वहाँ कैसे रहते हैं और सारे के सारे पैसे अपने घर वालों को भेज देते हैं, कुछ भी नहीं रखते अपने लिए, एब्सोल्युटली। वहाँ पे 10-10 बंदे शिफ्टों में एक बिस्तर पे कमरा क्या नुसरत साहब, एक गद्दा, मतलब वो जो कमी होना है, और अगर वो कमी होना है और ऐसे मौके पर अगर हम बढ़त लगा दें, हम कहें शेर बन शेर, तो मिसाल के तौर पर शाह साहब एक टीवी पे एक ऑर्डर करें कि ऑल पाकिस्तानीज़ गो होम, तो छुट्टी हो गई हमारी सारी कौमी गैरत व हमियत की, जो मैं 2 दिन तकरीरें करता रहा। तो अनफॉर्चुनेटली
बदकिस्मती से मैं ये सिर्फ इस हुकूमत ही की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि हमारे तमाम सियासतदान, मैं दोबारा कह रहा हूँ, तमाम सियासतदान, खा वो हुकूमत में है या अपोजिशन में है, वो मुल्क को किसी इस तरफ ले जाते हुए नज़र नहीं आ रहे जहाँ पर के सही मानों में आपके पास वो मंसूबा हो कि हम अपने वसाइल पर इन्हिसार करते हुए अपने ही मुल्क में इतने रोजगार पैदा कर सके कि अपने लोगों कि हम जब हमारे ऊपर हमारी मर्जी के खिलाफ कोई, तो ये सर पे तलवार हमारी ना हो। फिर एक दूसरी बात ये कि मिसाल के तौर पर जैसे बरामदात का मसला ही है, तो आपको याद होगा कि जैसे ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद बंद होती है तो मैं शोर मचाना शुरू कर देता हूँ कि यार क्या करें, अब फिर बाबे दोस्ती चमन वाला बंद है। बिल्कुल अभी तक। और तो आपको इस प्रोग्राम में कारोबारी लोगों के जरिए हमें पता चला कि कम से कम $1.5 अरब की तिजारत बाहमी हो रही थी जो रुकी हुई है इस वक्त। फिर जब वो रुक जाती है तो हमारे पास, हम बजाय अपनी बरामदात, अपनी मंडी को फरोग देने के, हमारे जो दिफाई मसाइल हैं, जो सिक्योरिटी कनेक्टेड इश्यूज हैं, उनकी वजह से वो और सुकड़ रहे हैं। तो ये बहुत एक मुश्किल वक्त है और उस मुश्किल वक्त में जो है वो हमें आजकल ये है कि दोनों तरफ की तलाशियों के अलावा कोई बात नहीं हो रही है, तो जाएं तो जाएं कहाँ। चलें ठीक, चलें ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिए। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के जरूर भेजें। यस अच्छा, अब ये तुम जो जैसे फीकस की आप बात कर रही हो ना, हाँ। तो भाई वो सारा मैंने कि 100 रुपया कमाया तो आपने पूरी आबादी ली। एक मिनट, सियालकोट से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, मैं फरहान बात कर रहा हूँ सियालकोट से। जी भैया। सर मैंने पूछना ये था कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स, ये जो भी इक्तिसादी सर्वे आया तो एक्सपोर्ट्स भी डिक्लाइन की हैं, 25 बिलियन से 20 बिलियन पे आ गई हैं। जी जी। तो आप क्या समझते हैं कि अगर हम अपने नेबर्स के साथ रिलेशन बेहतर करके, जो हमारे करीब हैं उनसे ट्रेड करके, तो हम मजीद ही, हमारे ईरान के साथ भी ताल्लुकात खराब हैं, आपको पता है अफगानिस्तान के साथ भी हमारे रिलेशन खराब हैं, इंडिया के साथ तो चले वैसे ही हॉस्टाइल रिलेशन हैं, बट अगर जैसे यूरोपीय यूनियन है उसमें आपस में ट्रेड करके वो इतना बेनिफिट कमाते हैं, तो सर आप इस बारे में क्या? नहीं सर, मैं तो देखिए जब भी कभी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की ट्रेड के मसाइल हुए तो मैंने तो हमेशा सर यही कहा है, ज़ाहिर है आप सियालकोट एक ऐसा शहर है जो कि मैन्युफैक्चरिंग में हमारे यहाँ एक बहुत अहम तरीन शहर है, और आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, भारत के साथ तो भैया मामलात भूल जाए, क्योंकि अब वहाँ पे ख़ास तौर पर मोदी सरकार के आने के बाद से जिस किस्म की दीवानगी छाई हुई है, और हम इस प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में शायद ये भी डिस्कस करेंगे जो अमेरिका में सेनेट कमेटी के सामने आया है, जिस बात का मैं बारहा अर्ज़ करता रहा हूँ कि मुझे पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालात जो हैं गड़बड़ नज़र आ रहे हैं। लेकिन यस, ईरान और अफ़गानिस्तान के साथ तो हमारे ताल्लुकात हर सूरत हमें कुछ ना कुछ, कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर इसको बेहतर करना है, ताकि जो हमारे पास अवेलेबल मार्केट है उसको तो हम प्रॉपरली अच्छे अंदाज में इस्तेमाल कर सकें, वरना बहुत नुकसान की सूरत अहवाल होगी। अच्छा, अब वो जो मैं इनके टेलीफोन आने से पहले कह रहा था, अब सूरत अहवाल ये है कि अभी जो फीकस आमदनी मुझे बताई गई है कि मैं साल के 1629 कमाता हूँ, और मेरे घर जो आके सफाई करता है वो भी साल के तो एवरेज होता है ना, वही ना औसत, एवरेज होता है ना, मतलब ये तो ऐसा तो नहीं है। ये जो आपने औसत बनाई, हमने तो नहीं बनाई, मैंने, आपने, ये तो सारी दुनिया में ये नहीं इस्तेमाल होता। मैंने वही कहा ना, ये जैसे ठगों की जुबान होती है, इसी तरह माहिर ठीक है, जिस तरह दिफाई माहिर होते हैं, जिस तरह ये माहिरीन का अपना एक कारखाना होता है, ठीक है, ये अपनी जुगलबंदी करते हैं, इनकी संस्कृत होती है, ठीक है। हमारे जैसे शूद्रों के पड़ जाए तो उनमें सीसा डाल देते हैं कि नहीं समझ ना आए। सहाफियों की भी अलग अलग चीजें होती हैं, हम जब किसी अखबार की हेडलाइन या खबर, लिंगो और होती है, लेकिन ये कि एक ऐसी के जो लोगों को डिसीव करे,
लोगों को धोखा दे, ये धोखा देने वाली जबान है। नहीं, अगर सबको मेरे ख्याल में 10वीं 11वीं तक थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ा दी जाए नुसरत साहब, तो ये नहीं होगा ना। स्टैटिस्टिक्स थोड़ी सी अगर पढ़ ली जाए, अगर मैं ये तुम्हें कहूं कि शॉर्ट्स ले लो, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ये है कि हम किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, ये हमारा काम है। कभी हम ये हमारी एजुकेशन सिस्टम में खराबी है कि इसको अगर हम लिटरली लेते हैं, एवरेज का क्या मतलब होता है, स्टैटिस्टिक्स का क्लास बेसिक भी अगर कोई बच्चे को पढ़ा दी जाए तो सबको समझ आ जाएगी कि औसत का क्या मतलब होता है। जब फीकस मतलब मैं यही तो कहता हूं कि ये औसत मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट है, नहीं है ना, अगर आपने तस्वुरी को यानी कि मिसलीडिंग है। फीकस का मतलब ये कि हर पाकिस्तानी, आज आपने तय कर लिया है कि जो इकोनॉमिक्स है ना उसको आपने उसके हेड पे टर्न कर देना है नुसरत साहब, तो चले फिर। अब ना मानो तुम मेरी बात। अब अच्छा, अब इसी में मेरा एक मुख्तसर सा सवाल है, आपने इस वक्त कितनी पाकिस्तान की आबादी फर्ज की, वो जो 1998 अब ये मुझे नहीं पता, अभी तो सेंसस चल रहा था ना, अभी तो नहीं भाई पूरा तो क्या 1998 के बाद यहाँ पे मर्दमशुमारी हुई है? नहीं। अच्छा, लेकिन हम 14 करोड़ नहीं है ना जो कि उस वक्त गिनी गई थी, उसके बाद भी तो नुसरत साहब स्टैटिस्टिक्स जो शुमारियात का डिवीजन है उन्होंने कुछ ना कुछ तो किया है ना, अपना अंदाजा के कितनी है। आप यही मैं आपसे डिसएग्री कर रहा हूँ, यही तो चालाकी है। क्या उसी पे मैं यही तुम्हें कह रहा हूँ कि यही, और खास तौर पर जब आपके वजीर खजाना भी वो हो कि जिनका काम ही बैलेंस शीट, बुनियादी तौर पर चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना डार साहब, तो डार साहब ने तो कागजों पे दिखाना है कि फायदा ही फायदा और टैक्स कोई नहीं। ठीक, यही चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है और क्या करता है। यूके के से कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जनाब क्या हाल है? मैं तदीब बात कर रहा हूँ यूके से। जी भैया। सर ये जो कल का जो बजट आ रहा है पाकिस्तान का, इसमें गरीबों को भी कोई रिलीफ मिलेगा या नहीं? आपको यूके में रिलीफ तो नहीं मिलेगी, यहाँ के गरीब को कोई रिलीफ मिल जाए तो अल्लाह करे। आपके यहाँ तो रिलीफ वगैरह सोशल सिक्योरिटी होती है ना मेरे भाई यूके में, तो बड़ी मेहरबानी। वो बात ठीक है, लेकिन हमारी फैमिलीज, फ्रेंड्स, फैमिलीज, रिश्तेदार कारब तो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है। ठीक है, चले अल्लाह करे जी, अल्लाह करे करके उनके लिए बरतानिया से दरखास्त करें वो कोई एडिशनल कर दिया करें कि मेरा छोटा भाई। हमारे लाहौर की गलियों में जब वो बांट रहे होते थे ना कि बालो कुड़ियों वंडी के छोले ले जाओ, तो फिर बच्चे कुछ कहते जी मेरे भरा दा हिस्सा, तो वहाँ जो सोशल सिक्योरिटी है मेरा ख्याल है उन्हें करना चाहिए कि हम जैसे लोग बेचारे ये कहा करें कि एक मेरा भाई पाकिस्तान में भी है, 10 पाउंड उसके भी दे दे एक हफ्ते। रिलीफ मिलेगा या नहीं तो क्या मतलब, अब हम वजीर खजाना जो है वो सबके घर जाके कहेंगे ये लीजिए बजट में, क्या मतलब? ये बिल्कुल वही हर दफा ये सवाल किया जाता है कि हम में से किसी को तरह ये एक पैटर्न बन गया है। मैं यही तो कह रहा हूँ, बजट होता है ना एक स्टैंडर्ड होगा, महंगाई का कुछ होगा जी, अच्छा जिंदगी हुक्मरान हमारी सादा कर ले अपनी, अच्छा कोई इस तरह की बात नहीं करेगा कि भाई साहब। मतलब अभी ये देखो कि आपकी फी का आमदनी में, चले जी मैं कहता हूँ जी ये नोशन को मैं तुम्हारा वक्त नहीं जाया करता, तो वैसे चिढ़ रही हो इस बात पे। नहीं समझ नहीं आ रही ना, वो कह रहे हैं कि 22% इजाफा हुआ। चले ठीक है, वो जो 1300, बहुत ऑप्टिमिस्टिक सी बात है, बड़ी वेरी गुड, ठीक है ना। लेकिन रियासत जो टैक्स कलेक्ट करती है उसमें 13%। अच्छा तो भाई चलो होता कि अगर फी का आमदनी बढ़ गई है तो टैक्स भी, तो रियासत की आमदनी का जरिया तो टैक्स है ना, बिल्कुल, जो कि इनकम से अच्छा आती है। रियासत को टैक्स होगा तो वो को रिलीफ देगी ना, सही, ठीक है। नहीं जाहिर है, और कहां से देगी, और कहां से देगी, ठीक। वो कोई नहीं, जब टैक्स की बात करोगे तो कहेंगे नहीं, वो नहीं हो पाता। चलो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान। अब ईमानदारी की बात है तो कोई और इकोनॉमिक्स जो आप अपने सर पे टर्न करना चाहते हैं? अच्छा मुझे पहले मीरपुर खास से कॉल ले लेने दो। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। अंकल बजट के बारे से बात करनी थी। जी जी जी, बजट में ये अपनी सैलरी गवर्नमेंट आदम की बहुत कम बढ़ा रहे हैं, नवाज शरीफ गवर्नमेंट जब से आई है। हाँ हाँ, ये इसका क्या होगा?
وہ دیکھیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ٹیکس اتنے اکٹھے نہیں ہوئے جتنا سوچا تھا، دوسرا یہ ہے کہ کچھ اضافی اخراجات ہمیں ہوتے ہیں، یہ جو آج کل دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے، تو میرا خیال ہے کہ مجھے مشکل نظر آ رہا ہے ملازمین کی تنخواہیں بڑھنے کا، اللہ کرے، کیونکہ ویسے نواز شریف صاحب ابھی ساہیوال میں جو تقریر کر رہے تھے تو میں نے آخری ان کا کوئی پورشن سا دیکھا تھا جس میں کہہ رہے تھے انشاءاللہ بہت بڑا ترقیاتی بجٹ ہوگا۔ اب وہ ترقیاتی میں اور روڈ وغیرہ نہ ہوں تو اگر کوئی تنخواہوں کا معاملہ بھی ہو جائے تو بہتر ہے اب، لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی مناسب اضافہ ہو پائے گا، میرا یہ خدشہ ہے، جتنا میں تو نہیں سمجھتا ہوں معیشت، لیکن مطلب سیاسی سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھانے سے کیا ترقی ہوگی نصرت صاحب؟ مطلب سوری بڑھنی چاہیے، سب کی تنخواہ بڑھنی چاہیے، لیکن مطلب یہ کہ ایک دیکھو نا، دو باتیں ہوتی ہیں نا، ایک تو سرکاری ملازم کو ٹیکنیکلی اس کے اگر اختیارات دیکھو اور اس کی تنخواہ دیکھو، ہاں وہ تو بالکل، اگر وہ اپنی تنخواہ کے ساتھ گزارا نہیں کر پائے گا ریزنیبلی، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے پاس جو اختیارات ہیں ان کا غلط استعمال کرے گا، ان کا غلط استعمال کرے گا اور وہ پیسہ کمائے گا، ٹھیک، ہاں یہی جو ہوتا ہے، بالکل۔ اب میرا اپنا یہ خیال ہے، برا نہ ماننا، ہم لوگ سارے تقریریں بہت کرتے ہیں میرے سمیت کہ کرپشن، بدعنوانی، یہ وہ فلانا نواق، ہم نے اس کو سپیڈ بنی سمجھ لیا ہے، ہاں کہ بھئی یہ تو کہ ٹھیک ہے یہ پولیس والے کو اتنی تنخواہ دو، باقی وہ لوگوں کو روک کے وہ کاغذ بہا تو اپنا گھر پورا کرے۔ ایک یہ پنڈی سے کال لے لیں۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر۔ سر میں نے ابھی آپ کا شو دیکھا ہے، بہت اچھا ہے، آپ اچھی باتیں کر رہے ہیں، بٹ ریگارڈنگ میں نے آپ سے یہ بات کرنی تھی کہ پاکستان میں 85% لوگ ٹیکسز نہیں دیتے، جس میں موسٹلی آپ کے وڈیرے اور پولیٹیشینز ہیں۔ 85% لوگ، جی 85 to 90% میجورٹی آف پاکستانیز ٹیکسز نہیں دیتے، جو 10% ٹیکسز دیتے ہیں ان کے اوپر ایکسٹرا ٹیکسز لگا کے اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ ایک میجورٹی آف جو آپ کے پولیٹیشینز ہیں وہ ٹیکس دیں۔ نہیں دیکھیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیے، میں آپ کی ایک منٹ ہے اگر آپ مجھے اجازت، میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں۔ میں اپنے پہلے پورشن میں بھی یہ التجا کر رہا تھا میرے پیارے بھائی کہ میں کہہ رہا ہوں کہ فی کا آمدنی تو بڑھی، لیکن اس کے مقابلے میں حکومت کو ٹیکسوں کی صورت میں جو رقم ملتی ہیں ان کا آپس میں بہت فرق ہے درمیان میں۔ سر یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، میری التجا تو سننے نا، لیکن ہمارے ہاں پھر ایک فیشن دیکھیے، ہم بحث کو، سوچ کو میرے بھائی وہ نہیں رکھتے ہیں کہ جس میں علمیت ہو۔ اب یہ کہ سیاستدان اگر ٹیکس دینا شروع کر دیں، آپ مجھے دیانتداری سے بتائیں، آپ کے جو 5 بڑے ریستوراں ہیں، ایک منٹ ٹھہر جائیں، 5 بڑے ریستوراں جہاں پر آپ جا کے کھانا کھاتے ہیں 600-700 روپے دیں گے کہ کتنے پیسے ہوئے، کیا وہ آپ کو رسید دیتا ہے؟ کیا اس پہ جی ایس ٹی ہوتا ہے؟ نہیں، تو وہ تو سیاستدان نہیں کچی رسید دیتا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر صرف سیاستدان اگر دے دیں ٹیکس تو بس پورے ہو جائے گا سارے، بیکاز موسٹلی ویلتھ جو ہے ہمارے پولیٹیشینز کے پاس ہے۔ اچھا بتائیے ہماری، اچھا اب آپ مجھے بتا دیجئے، ایک منٹ بھائی جان، اب آپ مجھے ایجوکیٹ کریں، چل میرے بھائی اب مجھے تعلیم تو دیں نا، مجھے تعلیم تو دے دیں خدا کے لیے۔ یہ پاکستان میں ٹاپ کے 10 امیر ترین آدمیوں کے نام بتائیے اور ان میں سے بتائیے کون کون سے ہیں۔ ہاشوانی، نواز شریف گروپ، شریف برادران۔ چلیں شریف برادران تو ایک ہوئے نا، ہاشوانی کون سی پارٹی میں ہیں؟ میں پن پوائنٹ نہیں کر رہا، نہیں ہاشوانی صاحب کون سی سیاسی جماعت میں ہیں؟ سیاسی جماعت میں نہیں ہے، بٹ نہیں تو سیاست میں ہیں، وہی تو میں آپ سے رو رہا ہوں میرے پیارے۔ اچھا کاروباری آدمی بڑا ذہین ہوتا ہے، وہ ہر ایک سے بنا کے رکھتا ہے، وہ تحریک انصاف کو بھی چندہ دیتا ہے، پیپلز پارٹی کو بھی دیتا ہے، بھتہ بھی دیتا ہے اور بچتا ہے، اور ٹیکس بچانے کی بھی پوری کوشش کرتا ہے۔ اور یہ آئے ہیں تو دیکھا ہے نا کیا ہو رہا ہے، پھنے میں سمجھا کرے، اور آئندہ ابھی احتیاط ہی کیا کریں گے۔ ٹیکس دینا چاہیے، اور جب حکومت، ہم لوگ تو خیر اس معاملے میں بھائی ہمیں تو تنخواہ بعد میں ملتی ہے، ٹیکس
और वो जो 60% लोग जो 250 रुपए से कम कमाते हैं वो बेचारे क्यों दें टैक्स? नहीं, वो देते हैं टैक्स, यही तो रोना। मतलब वो कह रहे हैं ना 80% वो तो टैक्स नहीं देते, तो 60% तो पॉवर्टी लाइन के नीचे, फिर क्या उन बेचारों का क्या कसूर है नुसरत साहब? वो बेचारा अपने टेलीफोन में 100 रुपए का भी बैलेंस डलवाएगा, बिल्कुल, तो उसमें से 25 रुपए कट जाएंगे। अच्छा, वो अपनी कोई जाके ठंडी बोतल या कोई चीज खरीदेगा, खाने पीने का, दूध का पैकेट खरीदेगा या चाय की पत्ती खरीदेगा। वही तो कह रहा हूँ कि आप जब मालदार लोगों से, ताकतवर लोगों से जब आप टैक्स का निजाम न बना पाए तो आप फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस की तरफ, और वो बेचारे हर रोज की जो रोजमर्रा की बराह रास्त टैक्स होता है, हाँ, इनडायरेक्ट होता है ना ये। एक वो ये जो मैं और तुम ये इसका वो देते हैं, वो क्या कहलाता है? वो बिलवास्ता टैक्स है। ये वाला जो हमारे जो कट जाता है, मेरे ख्याल में ये इनडायरेक्ट होता है, मेरे ख्याल में, मैं भी गलत हो सकती हूँ, मैं उतनी ही। हाँ, ये इनडायरेक्ट है ना, क्योंकि ये नहीं ये डायरेक्ट मेरे ऊपर टैक्स हुआ ना, डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन ये किसी से तो नहीं लिया जा रहा ना, ये तो जो भी खरीदेगा मेरे ख्याल में। चलो बहरहाल ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का जो फर्क है वो है, लेकिन वो भी बेचारी गिरती है बर्फ तो वो जाहिर है, क्योंकि वो खाने पीने ये रोना है। एब्सोल्युटली। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारे यहाँ अमीर और गरीब के दरमियान जो फर्क है वो इतना खौफनाक हद तक बढ़ रहा है कि उसको हम प्रॉपर एड्रेस नहीं करते, और उसकी वजह से ये फीकस औसतन एवरेज इनकम बढ़ गई है, लेकिन वो ये नहीं रिप्रेजेंट करती कि आम लोगों की आमदनी में कोई एग्जैक्ट इंप्रूवमेंट। और उससे फिर जो लोग जो इन चीजों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनमें ज्यादा गुस्सा बढ़ता है। ये जो हमें फिर ये जो टेलीफोन आते हैं ना, नहीं नुसरत, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन हैं जो सियासत से जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, और वो सब यही। बिल्कुल, चलें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल बोल पाकिस्तान। नुसरत साहब, आपने ऐसा ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। मैंने नहीं किया, ये आपको बहुत शौक हो रहा था बजट पे डिस्कशन करने की। हालात हमारे ये हैं कि हमारे मास्टर शॉट पे जो असद भाई बैठे हुए हैं, उन्होंने अभी ब्रेक में बताया कि हाँ नहीं ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो आपके फोन से करता है। हमने वो आर्म्ड फोर्सेस कमेटी में जो उनके उस पे करनी थी बात, हमने ज्यादा गुफ्तगू करनी थी। ये जो मैं चला जा रहा था, तो अब अमेरिका के इंटेलिजेंस के अफसर और फौजी कह रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में जंग के इम्कानात। बहरहाल कराची से कॉल, अस्सलाम वालेकुम। अब बजट पे तो हेलो, कराची से जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी आ रही है मुझे। जी सर, थैंक यू। मुझे एक सवाल करना था कि मैं तो गांव में रहता हूँ ना, तो गांव में जब हम लोग बैंक से, आपने टैक्स की बात की ना थोड़ी देर पहले, तो सर तो मुझे बैंक से जब आप किताब लेते हैं, चेक बुक यानी के नहीं, जब हम बैंक से कर्जा लेते हैं ना, कर्जा, हाँ, ज़रूरी कर्जा, तो अगर वो वापस फार्मर नहीं करता तो उसको तो पीछे आ जाता है तहसीलदार, सो एंड सो, और पकड़ धकड़ के वो उसको ले जाते हैं, वो जो जुर्माना हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, उसका भले फसल नुकसान हो जाए, लेकिन एक जो मिलमैन है, जो कारखाने वाला, फैक्ट्री वाला, वो जब कर्जा लेता है तो उसने एक अलग से गोदाम में आग लगा दी, चाहे उधर गत्ते के वो डब्बे फेंक के, और कर्जा माफ करवा लिया। इसके लिए क्यों नहीं वो हमारे मुल्क में ये आप बात सही कह रहे हैं, आप ये दुरुस्त कह रहे हैं। आप इस पे तो कोई बहस ही नहीं हो सकती आपसे। आप देखिए, जो बात है उसके बारे में हमारे पास यही बातें हैं कि हम जिनकी बात करते हैं तो हमें आदाद शुमार में उलझा दिया जाता है। और मैं इसके अलावा भी एक और बात करना चाहता था। वो क्या? देखो, मैं ये साबित आज करना चाहता था कि अगर आप बात करें तो हम लोग सऊदी अरब को बहुत रिजिड मुल्क समझते हैं जी, वहाँ पे बहुत ये वो। अब ये तो भी गया नुसरत साहब, उसकी बजट ही ठीक है, चले बजट पे बात छोड़े ना, बस अब क्या आप भी शुरू हो गए आज, मतलब नहीं, मैं इसको और नहीं, मुझे पता है आप क्या कहना चाह रहे हैं ना। अब बात ये है कि सोशल मीडिया पे नहीं, मैं क्या कहना चाह पहले जब मुझे पता आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये मेलानिया ट्रंप और इवांका ट्रंप जब सऊदी अरब गई और वहां उतरी तो उनके जो सर थे उन पे कोई कवरिंग नहीं थी, और उसके बाद उनको किसी ने नहीं कुछ कहा, और सऊदीज ने बल्कि किंग साहब ने मेलानिया से हाथ वाथ भी मिलाया, और वेरी गुड, और एज यूजुअल उस पे बड़ा तबसरा हुआ, क्योंकि दुनिया जहां के
अच्छा नहीं, और ऑफ कोर्स क्योंकि जितने बाकी देख रहे थे बड़े नहीं तो खूबसूरत फॉर्मर मॉडल है नुसरत साहब, उन्हें कौन नहीं देखेगा। तो उसके बाद जब वो गई वो और इवांका जो कि एक जूइश खातून है, क्योंकि वो एक कन्वर्टेड, वो तो इजाजत जी कन्वर्ट करके उन्होंने एक, उनका तो कैथलिक है ही नहीं वो, मेरे ख्याल में ना ट्रम्प शायद कैथलिक है, मगर जब वो गए पोप से मिलने तो वो दोनों ने बड़ा वो नहीं, तो उसने बताया है ना उसकी तर्जुमान ने, नहीं तो यही था ना। तो आप कहना चाह रहे हैं कि देखिए सऊदी बड़े अच्छे और पोप जो है वो बहुत बैकवर्ड रहे ना। बस क्या है आप सब लोगों को मिलानिया इवांका ने क्या बाकायदा उनको एडवांस बताया था कि वहां जाने के लिए काला लिबास सऊदी अरब ने भी एडवांस बताया था कि जैसे मर्जी आ जाना, हम कुछ नहीं कहेंगे। यस, यही है ना। तो वो अगर ये मिनी स्कर्ट भी पहन के चली जाती तो ये इसका मतलब है कि लिबरल हुए ना ज्यादा। तो ये पोप जो है खवातीन के ऊपर इनको ये इजाजत है, मैं ऐसे जा सकती हूँ दूसरों के लिए तो है ना, अब मैं जाऊँ सऊदी अरब, मैं ऐसे जा सकती हूँ जैसे मिलानिया गई थी? हरगिज नहीं। मुस्लिम खवातीन के लिए तो ओपन नहीं, मतलब अच्छा भाई मैं पाकिस्तान से जा रही हूँ ना, मैं सऊदी अरब से तो नहीं जा रही। एक PR मैसेज जो है एक तरफ भी छोड़े ना, मतलब हिलरी क्लिंटन। अच्छा चलो मैं कराची से कॉल लेता हूँ, तुम छोड़ो, तुम ये नहीं कि यू आर नॉट अ स्पोर्ट। जी अस्सलाम वालेकुम एट ऑल। जी नुसरत भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैं आपसे दो बातें अर्ज करना चाह रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि बजट के हवाले से जो आपने बात की, इसमें छोटी सी बात ये है सर, 1000 तरीके होते हैं टैक्स देने के। दुनिया में कोई मुल्क में कोई आदमी भी टैक्स नहीं देना चाहता अगर उसके बस में होते। बिल्कुल। तरीका क्या होता है कि मतलब सीधी सी बात, आप अपनी एक्सपोर्ट डबल कर लें, टैक्स रेट आधा कर लें तो उतना टैक्स इकट्ठा कर लेंगे। तो देयर आर कंस्ट्रक्टिव वेज जो गवर्नमेंट ढूंढती। अभी ट्रम्प साहब की जैसे आप बात कर रहे थे, ट्रम्प साहब वहाँ जो गए हैं तो जो जहाज के अरबों डॉलर के सौदे करके आए हैं जी, एक तो वो जो अरबों डॉलर की चीजें बनेगी उस पर रेट अगर वो आधा भी कर दें तो फिर भी अमेरिकन गवर्नमेंट को पैसे बच जाएंगे। हमारी गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए। मैंने बॉस अपने प्रोग्राम के बिल्कुल आगाज में इक्तसादियात को न भी समझते हुए मैंने यही अर्ज किया था कि मुझे ये फिक्र लाहक हुई है कि दरामदात और बरामदात में फर्क बहुत ज्यादा है। वो आप बिल्कुल इस पे कोई बात तो आ रही है नहीं। अब सऊदी अरब पे आप आ ही गए थे नुसरत साहब, तो अब मुझे बताएं, तो अब आपको क्या उसका आपका क्या इशू है? देखो मेरा ये बताएं, क्योंकि बाकी सब लोगों को तो बड़ा उन्होंने कहा देखें ये कितनी मुनाफत है। मैं एक फंडामेंटल पॉइंट मैं ये कह रहा हूँ कि सऊदी अरब ने एक अच्छा PR पॉइंट प्रूव किया। कब से कर रहे हैं? पहली दफा किया? मतलब मिसेस बुश, हिलरी क्लिंटन, मिशेल ओबामा, एंजेला मर्केल जर्मनी की, हिलरी क्लिंटन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के तौर पे गई थी, मिशेल ओबामा फर्स्ट लेडी, हिलरी क्लिंटन फर्स्ट लेडी, सब ये गई, किसी ने भी नहीं किया। तो पैगाम ये तो हमेशा वो यही कहते हैं आप गैर मुस्लिम है तो जो मर्जी अपनी खवातीन है, खातून होते हुए इज्जत करवानी है। तो एक तो तुम्हारा क्रिश्चियन होना जरूरी है और आपकी अमेरिकी सदर से शादी होना जरूरी है। अमेरिकी सदर या वज़ारत एक, लेकिन चलो फिर हिलरी क्लिंटन एक कुछ तो रियायत है ना। लेकिन यहाँ तो ये आपने वो आप तो कह रहे ना कि उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया कि वेटिकन ने कहा कि उनको ये कपड़े पहनने। नुसरत साहब इसमें तो और इतनी अजीब बात है ये कि अब बात ही रह गई। चले क्या करें, वो ये इसमें भी एक पीछे बड़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री का भी मौका मिला तो जरूर बात करेंगे। आज के प्रोग्राम का भी वक्त खत्म हुआ, मंडे को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।